हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। है मैं यश मैथल और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदु पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एपीओ की। एपीओ की स्टार्टिंग करने के लिए फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें सबसे अहम जो पार्ट है, अहम जो सब्जेक्ट है सिलेबस में, वो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि इसमें कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और इसमें भाग कितने हैं। तो आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें धाराओं की बात करते हैं। 167 धाराएं हैं। 11 अध्याय हैं और इसके भाग कितने हैं, कितने भागों में है, तो 3 भागों में है। हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है, उसमें 167 धाराएं हैं, 11 अध्याय हैं और भाग 3 है, 3 भागों में है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की थी वो सर जेम्स स्टीवन ने की थी। तो स्टार्ट बताते हैं आपसे इसका जो प्रवर्तन उन्होंने, सर जेम्स स्टीवन। सर जेम्स स्टीवन, इसका प्रवर्तन टाइम जो है वो है प्रवर्तन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन जो हुआ था वो 15 मार्च 1872 को हुआ था। उसकी प्रवर्तन तिथि थी, ठीक है, 15 मार्च 1872 थी। और इसकी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लागू हुआ है, जो लागू हुआ, लागू होने की तिथि इसकी है, लागू होने की तिथि इसकी है 1 सितंबर, यहाँ पे आने वाला मैं यहाँ बता रहा हूँ 1872। तो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो प्रवर्तन हुआ था वो 15 मार्च 1872 में हुआ था। और जो इसकी लागू होने की तिथि है वो 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरुआत सर जेम्स स्टीवन ने की थी। चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और जो एपीएम में क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप के ही बनेंगे कि प्रवर्तन और जो ऑप्शंस दिए होंगे आपके प्री में, ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना होगा। पहली बात तो ये है कि इसकी जो मेन टॉपिक ये है कि अगर पूछा जाए कि लागू होने की तिथि, जाहिर सी बातें पूछी जाएगी, ये उतना छोटा एग्जाम ली गई है, ये चीज़ क्लियर होती है। और आपको मेन चीज़ पता है, ये जो एविडेंस आता है, एविडेंस एक्ट आता है, ये हमारी प्रक्रिया विधि में आता है। प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि शायद आपको ये जान लेना जरूरी है कि विधि हमारी, अगर कोई पूछता है कि विधि कितनी टाइप की होती है, तो विधि हमारी 2 टाइप की होती है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता भी होती हैं और नहीं भी, इसलिए बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमारी जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल विधि और दूसरी, एक होती है मूल विधि और दूसरी होती है प्रक्रिया विधि। अब इनमें ये भी जान लेना जरूरी है कि मूल विधि और प्रक्रिया विधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो हमारी मूल विधि है, इस पे हमारे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, और आईपीसी,
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आरपीसी हो गया, कंपनी लॉ हो गया। कंपनी लॉ मतलब कि जो हमारे राइट्स बताते हैं, ठीक है, जो हमारे राइट्स, जो हमारे अधिकार बताते हैं, वो हमारी मूल विधियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और जो प्रक्रिया विधि, जो जैसे कि आपके अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें लागू कराने के लिए जो विधियाँ जरूरी होती हैं उन्हें हम प्रक्रिया प्रोसीजर लॉ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आता है आपका एविडेंस, जो हमारे अधिकारों को लागू करने में हमारी मदद करते हैं। एविडेंस हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, ये हमारे आते हैं प्रक्रिया विधि में। तो इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं कि मौलिक विधियाँ क्या होती हैं। मौलिक विधियों में सबसे पहले क्या चीज़ है, मौलिक विधि में क्या बताती है, किस चीज़ों को, जो हमारे विधिक अधिकार हैं, हमारे दायित्व हैं, ठीक है ना, हमारे विधिक अधिकार, हमारे दायित्व और हमारे कर्तव्य, ये बताती है। विधिक अधिकार, दायित्व और हमारे कर्तव्य। मूल विधि हमें इनसे रूबरू कराती है। ये तो हमारी मूल विधि हो गई। अब बताते हैं प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि की बात करते हैं तो जो प्रक्रिया विधि है, हमारे अधिकारों को कैसे लागू कराना है, हमारे अधिकारों को कैसे लागू कराना है, उनकी रीत क्या, उनके तरीके क्या हैं, वो हमारी प्रक्रिया विधि बताती है। हमारी प्रक्रिया विधि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे, मतलब इवन लॉ में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पर हर एक चीज़ का एक अपना महत्व है, उनको समझना, ठीक है ना। प्रारंभ विधि जो है अधिकारों को लागू कराना, अधिकारों के परावर्तन की विधि एवं कर्तव्यों को ओपन कराती है। ये हमारी होगी प्रक्रिया विधि। तो सबसे ये जो हमारे लॉ में हमारी चीज़ें हमें याद रखना जरूरी है कि हमारे जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल विधि और दूसरी होती है प्रक्रिया विधि। मूल विधि हमें बताती है हमारे कर्तव्यों दायित्वों को और अधिकारों को, और प्रक्रिया विधि हमारे अधिकारों के प्रावधान की रीति एवं कर्तव्यों का उबंध करती है। ये हमें बताती है हमारे कर्तव्यों, हमारे अधिकारों को हमें कैसे हासिल करना है, कैसे पाना है, कैसे लागू करवाना है, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये चीज़ है। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले ये चीज़, इन चीज़ों का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। ये आज फर्स्ट टॉपिक ही है इसका, एविडेंस का। और एपीओ में जो एविडेंस का पेपर है जो प्री में आता है, वो सॉरी मेंस में, एविडेंस हमारा प्री में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा, ठीक है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए, मतलब सिलेबस में ही ये चीज़ है हमारी। फर्स्ट जो है एविडेंस एक्ट, और चार चीज़ें मेन है हमारे प्री के लिए।
एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, पॉलिसी एक्ट एंड रेगुलेटिंग, ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जल्दी ही हमारा इसी ईयर में एपीयू की वैकेंसी आने वाली है। तो और मेंस में भी हमारा जो एविडेंस एक्ट का पेपर होता है जो मेंस में, वो हमारा 100 नंबर का होता है, सिर्फ और सिर्फ एविडेंस एक्ट। बाकी अंदर में आती है, लेकिन हमारा जो मेन पेपर होता है, एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ आएगी वो एविडेंस एक्ट में आएगी। तो एविडेंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाला है। एविडेंस को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की बैकबोन होना, तो वो यही है इसमें। एक अहम समझने की बात है, जो साक्ष्य विधि है वो हमारी साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है, और साक्ष्य विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया विधि होकर भी इसके उपबंधों का क्रियान्वयन मौलिक विधि के समान ही होता है, ठीक है ना। तो इसका जो क्रियान्वयन है, प्रोसेस है, वो मौलिक विधि के समान ही होता है। अब मेन चीज़ ये है कि साक्ष्य विधि का प्रभाव भूतलक्षी होता है। इसमें यही पॉइंट है कि जो साक्ष्य विधि है इसके प्रभाव कैसे होते हैं, प्रभाव भूतलक्षी होते हैं। यहाँ पे भूतलक्षी को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि भूतलक्षी का मतलब क्या होता है। भूतलक्षी का मतलब ये होता है जैसे कि कोई पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, या पास्ट में, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं सीरियस केसों में, या कुछ केसों में जो देखा है, सीरियस केस काफ़ी हो जाते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि इसका पहले का व्यवहार ही क्या, मतलब नेचर वाइज ही ऐसा है, या अभी मतलब कोई स्थिति जो क्रिएट हुई है उस स्थिति के कारण उसे ऐसा करना पड़ा, कोई भी जो उसे करना पड़ा वो स्थितिजनक है, या उसका स्वभाव ही एक क्रिमिनल जैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भूतलक्षी, यही यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि साक्ष्य विधि का जो प्रभाव है भूतलक्षी होता है। और साक्ष्य विधि को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है इसका, तो तथ्यों की सुसंगति धारा 1 से 55 तक में दिया गया है। दूसरा है तथ्यों के प्रमाण, जो धारा 56 से 100 तक के अंदर दिए गए हैं। और साक्ष्य को पेश करना और उनका प्रभाव कैसा रहता है, तो ये धारा 101 से 67 तक दिए गए हैं। इसमें भूतलक्षी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि काफ़ी बार केसों में देखा जाता है कि अगर कोई केस फंसा हुआ है तो उसका व्यवहार कैसा रहा है, इन चीज़ों पर अहम गौर किया जाता है। और इस बेसिस पे कभी कभी क्या होता है कि किसी के खिलाफ प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसका स्वभाव ब्यौरा देखा जाता है इन चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए आज फर्स्ट क्लास के लिए हमारा इतना काफ़ी है, और कल हम अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पे डालेंगे, तो उसका हमारा क्लास का सेकेंड डे होगा। सेकेंड क्लास जो है नेक्स्ट पे डालते हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। कल हम इसका नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।